हेलो दोस्तों, मैं संजय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीवस पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति, यानी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ने पहले भी पढ़ाया था आपको ऐप पर, है ना। जिसमें से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आप यूट्यूब पे ना बोर्ड पे पढ़ाओ, और ऐप में जो है ना क्या कि एक सिस्टम है जिसके कारण से है ना वो टैब से सीधे आपकी वीडियो को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो उसमें स्मूथली दिखता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप व्हाइट बोर्ड पे भी है ना हमको ये अलग क्लास कराओगे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वाला क्लास व्हाइट बोर्ड पे हो रहा है। तो त्रिकोणमिति सबसे पहला चैप्टर अपना पास आज क्या है भैया? त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति को जानने वाले हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से, प्योर से। अगर जो बच्चा अब तक नहीं पढ़ा है तो उन सभी चीजों का कोर एकदम कंप्लीट होगा, है ना, एकदम बेसिक से। भैया जितना आप ना पीछे नहीं पढ़े हो, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, यानी औरों चैप्टर से आसान चैप्टर लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है अपना क्या है ना, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। यानी वैसे देखा जाए तो त्रिकोणमिति का परिचय अपना चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग सीधे शॉर्ट में लिखे कि अपना चैप्टर कौन सा भैया? त्रिकोणमिति है। अच्छा, सबसे पहली बात त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है भैया त्रिजोड़ कोण, है ना, त्रिजोड़ कोण और कोणमिति, ये तीन शब्दों से बना है। अब इन तीन शब्दों का मान पता है क्या आपको? त्रि का अगर बात करें तो त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। अच्छा, कोण की अगर बात करें तो कोण क्या होता है भैया? दो रेखाओं के बीच के संबंध को कोण कहा जाता है। अगर आपको याद हो बचपन की क्लास में आपने पढ़ा था क्या कि अगर अपने पास इस तरीके से दो रेखा है तो इस दो रेखा के बीच का जो ये संबंध होता था, इसी चीज को हम लोग क्या कहते थे भैया? कोण कहते थे। यानी है ना, कोण का मतलब समझ में आया कि कोण सर ये होता है, ठीक है, अपना कोण। और मिति का मतलब क्या? मापन, है ना, तीन कोणों का मापन। तो यानी अगर देखा जाए बेसिकली अपने पास क्या हो गया? त्रिकोणमिति का मतलब कहते हैं तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है ना। तीन कोणों का मापन क्या कहलाता भैया? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब सर एक बात आपसे पूछते हैं, यानी आपसे एक बात पूछा जाए कि भाई आप तीन कोण किस में पढ़ते हो? एक चतुर्भुज में पढ़ते हो, एक त्रिभुज में पढ़ते हो, या एक वृत्त पे पढ़ते हो? तो एक डाउट है ना, ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, फटाफट से आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि है ना आप तीन कोणों का मापन किस में पढ़ते हो? तीन कोणों का मापन आप त्रिभुज में पढ़ते हो, या फिर एक चतुर्भुज में पढ़ते हो, या फिर एक वृत्त में पढ़ते हो? इन तीनों में से फटाफट से बताओ तीन कोणों का मापन किस में पढ़ा जाता है? ABC आपके पास ऑप्शन है और आप फटाफट से खटाक से आंसर बताओ जी। तो आप बोलोगे भैया तीन कोणों का मापन जो है ना हम लोग एक त्रिकोण, है ना, यानी एक त्रिभुज में पढ़ते हैं। किस पे? त्रिभुज में पढ़ते हैं। तीन कोणों का मापन हम लोग किस में पढ़ते हैं भैया? त्रिभुज में पढ़ते हैं। और त्रिभुज अगर आपसे, है ना, सबसे पहली बात त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये आपने समझा। क्या होता है? तीन कोणों के मापन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। नॉर्मल समझने के लिए इसका एक डेफिनेशन भी होता है, उस प्योर डेफिनेशन को भी हम लोग लिखेंगे। पहले आप इतना समझ जाओ कि भैया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे तीन कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन और किए कि त्रिकोणमिति में आप एक बात ये बता दो कि भाई तीन कोणों का मापन किस में होता है? एक त्रिभुज में होता है, एक चतुर्भुज में होता है, या एक वृत्त में होता है? तो आपका जवाब होगा कि भाई एक तीन कोणों का जो मापन होता है ना, यानी तीन कोणों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, एक त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो अब ये त्रिभुज क्या है? अगर आपने, है ना, वीडियो देखी होगी पिछली वीडियोस में, तो हमने बताया था चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीजों का जवाब हमने दिया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो लेकिन 9th क्लास में आपके पास एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो वहां पे क्या था? चैप्टर त्रिभुज। अब सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, फिर इस पे आएंगे।
त्रिभुज क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई त्रिभुज किसे कहते हैं या क्या होता है, तो आप बोलोगे त्रिभुज तो वही होता था ना सर, तीन है ना, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप बोलोगे त्रिभुज के बारे में सर ये सारी चीजें, ये सब क्या होता है, त्रिभुज होता है ना, यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ त्रिभुज जो है ना दिख रहा होगा कि भाई अपने पास ये सारी चीजें क्या है, त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है, यानी दो आधार पे, एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पे। तो हम लोग जानते हैं अब इसके त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज बेसिकली तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए भैया, त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। अब उन तीन प्रकार में से सबसे पहला प्रकार होता है आपका समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होती है ना, या फिर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो आप बोलोगे क्या कि भाई अपने पास त्रिभुज होता है और त्रिभुज में से कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब बोलोगे सर वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती है सर, जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो इसका नाम क्या होता है भैया, तो इसका नाम है समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको त्रिभुज लिखना हो चैप्टर में तो आप त्रिभुज का भी निशान बना दोगे तो इतना लिखा चले जाएगा मैथ में, इतना ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था कि भाई त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार तो हम लोग पढ़े कि वो समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब आ जाइए दूसरा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, अगर आपको नाम से पता चल गया तो जल्दी बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। कहते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज सभी कोण भुजाएं बराबर हो अपनी चाहिए, और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसी दो भुजाएं जो आपस में बराबर होगी, ऐसी दो भुजाएं जो आपस में बराबर होगी उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे हम लोग कौन सी त्रिभुज कहेंगे, जल्दी बोलो सर, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझ में आया होगा आपको कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कहते हैं वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। और एक त्रिभुज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, विषमबाहु त्रिभुज, या कोण के आधार पे उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बोलोगे भैया हम लोगों ने और एक त्रिभुज जानते हैं जिसका नाम क्या होता है ना, विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो आप अगर भुजा के आधार पर देखो तो इसका नाम है विषमबाहु, अगर आप कोण के आधार पर देखो तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज, है ना। कोण के आधार पर देखो तो इसका नाम है कितना, समकोण त्रिभुज। तो इसको हम लोग तो हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे, तो इस, है ना, इसको जो है ना हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानने वाले हैं जी, है ना। कौन से त्रिभुज के नाम से, तो समकोण त्रिभुज के इसके, है ना, नाम से जानेंगे इसे। और ये जो है ना हमारे लिए क्लास 10th में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किसके लिए भाई, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको ये वाला त्रिभुज का। ये मान लो ना इसका और इसका आपको तो काम ही नहीं आएगा, ये वाले चैप्टर में खास करके आपको केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है, डीपली से पढ़ना है। मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा था भैया कि त्रिकोणमिति जो है ना वो एक त्रिभुज में पढ़ा जाता है, यानी त्रिभुज के रेशियो जो होता है या रेसिप्रोकल जो भी होता है वो एक सारी चीजें पढ़ा जाता है एक त्रिभुज के लिए, है ना। और वो कौन से त्रिभुज के लिए, तो सबसे पहली बात बोलोगे भैया, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा या आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति का अध्ययन किस त्रिभुज पे किया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए त्रिकोणमिति का जो अध्ययन होता है वो समकोण त्रिभुज पर होता है। किस त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे। अब आइए इसको डिटेल से
समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, आइए इसको अच्छे से यानी डिटेल से समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, सर त्रिकोणमिति का तो आपने डेफिनेशन ही नहीं लिखाया। तो आप एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का क्या लिख लेते हैं, एक बढ़िया सा डेफिनेशन जो आपको है ना एग्जाम में काम आए और आपके अड़ोस पड़ोस यानी कोई भी भैया दीदी पूछे तो आप उसको बता सको। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो आप लोग त्रिकोणमिति का डेफिनेशन लिख लो, फटाफट लिखो, एकदम हैशटैग बना के लिखोगे और ये चीजें आपको नोट में लिखनी है। नोट कहने का मतलब आपको एक फेयर कॉपी बनानी है जिसमें आप ये सारी चीजें को एकदम बढ़िया तरीके से लिखोगे, ताकि आपको जब एग्जाम के समय में आए तो उसको आपको दोबारा लेक्चर ना करना पड़े, सीधे एक बार नोट्स खोलो और रिवीजन करके आपको याद हो जाएंगे ये सब चीजें। चलो, तो त्रिकोणमिति का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में अभी जस्ट हमने देखा क्या कि भाई किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। कौन सा, सर समकोण त्रिभुज का। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, कहते हैं समकोण त्रिभुज के, है ना, समकोण त्रिभुज में ना, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के है ना, कोनों के संबंधों का अध्ययन, है ना, संबंधों का अध्ययन है ना, अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट एक डेफिनेशन याद होना चाहिए। किसके लिए, त्रिकोणमिति के लिए। अगर कोई पूछे त्रिकोणमिति का डेफिनेशन बताओ तो क्या बोलोगे, कहते हैं समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के, है ना, बीच के संबंधों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यानी समकोण त्रिभुज में जो उसके भुजा और कोण के संबंध होते हैं उसी का, है ना, उसी का जो संबंध है वही क्या कहलाता है, अपना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आ जाइए, ये संबंध किसका कहने का अर्थ है, तो हम लोग यहाँ पे देखें त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो अभी जस्ट हमने समकोण त्रिभुज बनाया था, तो समकोण त्रिभुज आपको बनाने आना चाहिए। और समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, तो आप बोलोगे भैया समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसी त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, तो बोलोगे भैया ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप जल्दी त्रिभुज ABC में बताओ कौन सा कोण 90 डिग्री का है, जल्दी बताइएगा त्रिभुज ABC में कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तो आप सीधा सीधा आपका आंसर होगा भैया B पे जो है ना अपना ये समकोण दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है भैया, 90 डिग्री दिख रहा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो है ना कैसी त्रिभुज है, तो बोलोगे समकोण त्रिभुज है। तो आपको एकदम बिल्कुल गांठ बांध लेनी है इस बात की, एकदम बढ़िया से याद कर लेना है कि भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज की मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर से याद कर लेना है भैया, याद कर लो इस चीज को। ठीक है, बोलो तो भैया त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का। और त्रिकोणमिति का डेफिनेशन क्या बनता है, तो त्रिकोणमिति का डेफिनेशन होता है भैया समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का ही अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है ना। समकोण त्रिभुज के जो भुजा है और उनके कोण है तो उनके बीच के है ना संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अपना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आ जाइए इसके एकदम बिल्कुल ठोस पार्ट पे, और सबसे पहली चीज भैया ये त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, ABC। अब यहां एक बात आपको जरूर से याद होना चाहिए कि भाई कोई भी अगर भुजा होता है ना उसका नाम होता है, कोई भी भुजा होता है तो उसका नाम होता है। ठीक है, कोई भी भुजा का नाम होता है, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, आप जो चीज से लिख रहे हो उसका नाम है, मैं जो चीज से लिख रहा हूं उसका नाम है, कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि आपने बचपन में नाउन पढ़ा होगा, मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। तो वो चीज आपको यहां देखो कि भैया अगर ये भुजा है तो ये AB अगर देखा जाए ये त्रिभुज जो बना है ये 3 भुजाओं से बना है। एक AB भुजा से बना है ना, AB, AC और है ना BC। यानी इस भुजा में से एक AB है,
एक BC है और एक AC है। इन भुजाओं का नाम क्या है? आप बोलोगे भैया हमें तो अब तक नहीं आता है। अभी कहोगे कि भैया हमें जस्ट आ गया। देखो, सबसे पहली बात याद रखना है कि भाई भुजा का नाम कैसे रखते हैं। त्रिभुज जो अपने पास ABC है, यानी ये समकोण त्रिभुज जो है, इनका नाम, इनकी भुजाओं का नाम कैसे याद रखना है? सबसे पहले ये वाला भुजा याद रखना है, AC वाला भुजा। यानी AC भुजा क्या होता है, अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी दो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उनका नाम होता है कर्ण, है ना। सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज में, उसका नाम क्या होता है? कर्ण होता है। क्या कहोगे भैया? तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। किसमें? त्रिभुज में, है ना। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। अगर आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं भैया? कर्ण कहते हैं। याद रखो, सबसे पहला याद रखो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग, है ना, कर्ण कहते हैं, है ना। याद हो गया क्या? है ना। अब ये सर कर्ण हमें बार बार कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा? चलो अब यहां देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास एक त्रिभुज है ABC और इसका नाम है AB और C। तो जल्दी बताओ इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन सा दिख रहा है? सर AB और BC एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे AC जो है ना, ये सबसे बड़ा भुजा है। तो इस बड़ा भुजा अगर त्रिकोणमिति में कहते हैं समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ा भुजा हो, तो उन सबसे बड़े भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण नाम होता है। क्या होना है भाई? कर्ण नाम होता है। कर्ण पहचानेंगे कैसे? कहते भैया चुटकी में बचा के आप पहचानोगे। जो कर्ण होता है ना, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना। तो कर्ण कैसा होता है भैया? कर्ण जो है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। याद रख लो आप, फटाफट ये बात याद रखो। कहते हैं कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण जो है ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीजें और अच्छे से क्लियर करना चाहिए कि भाई दो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर करना चाहिए कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होता है। तो अभी आपने देखा क्या कि कर्ण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कर्ण का। क्या लिखोगे? कर्ण लिख के डैश लिखो। कहते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। फटाफट से लिखो, है ना, फटाफट से, है ना, लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। आप लिखोगे कर्ण के बारे में क्या? कहते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। आपको याद भी हो गया होगा इतने में, तो आप लिखिएगा कर्ण, है ना, कर्ण, 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 और इसको लिखिएगा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, है ना, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब क्या होता है? यानी सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है भैया? तो सम्मुख का मतलब होता है सामने। जैसे आपके सम्मुख मैं खड़ा हूं अभी, है ना, मैं बोल रहा हूं, आपके मोबाइल पे हूं, तो आपके सम्मुख एक मोबाइल रखा है, यानी मेरे सामने। ठीक है, मेरे सामने अभी कैमरा चल रहा है जिसके आप वीडियो देख पा रहे हो, है ना, जिसके थ्रू से, या मेरे सामने अभी लाइट रखा है, मेरे सामने बुक्स रखी है, मेरे सामने किताबें रखी है ना। आपके सामने भी जहां बैठे हो तो आपके सामने दीवार होगा। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। याद होना चाहिए बात। कर्ण किसे कहेंगे? कहते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। जी बहुत बढ़िया, याद हो गया ये चीज? क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? हो गया ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब कर्ण के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया भैया, कर्ण क्या होता है। कहते हैं 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ हम लोग इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को तो हम लोग कह दिए कर्ण, यानी AC जो है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया भैया? इस भुजा का नाम हमने रख दिया है कर्ण, रख दिया है। और कर्ण
हमेशा फिक्स होता है। कर्ण हमेशा कैसा होता है भैया? फिक्स होता है। अभी बाद में जाके इसका पता चलेगा। देखो कर्ण को हम लोग, बहुत बच्चा बोलेंगे सर हम लोगों ने कर्ण नहीं पढ़ा, इसे एच पढ़ा है। तो आप कर्ण को एच से दर्शाते हो, कर्ण को एच से दर्शाया जाता है। मैं आपको कारण भी बताऊंगा क्यों दर्शाया जाता है। कर्ण को एच से दर्शाया जाता है यानी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये दो चीजें आप फटाफट से लिख लो तो, है ना। दो चीजें आपको फटाफट से लिखनी है। एक तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण को हमेशा एच से दर्शाया जाता है, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब मेरा वो एकदम फिक्स रहेगा भैया, आप उसको नहीं बदल सकते हो। अब आ जाओ, अब एक भुजा का नाम पता चल गया। कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है सर, इस भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण होता है। और दूसरा एंगल से इसको देखो तो कहते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, और दूसरा एंगल यानी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो एक कर्ण ही होता है। ठीक, क्या ये बात पता हो गया? क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? अगर ये बात क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जरा। अब आपको याद होगा कि भाई आपने बचपन कह रहे क्लास 10th में जब आया था नया नया, तो आपको बहुत सारे भैया दीदी लोग बताया था कि ये थीटा थीटा है ना। अब आते हैं असल रियल थीटा की कहानी को समझते हैं। अब ये थीटा कहते हैं इसको। थीटा क्या होता है भैया? इसको कहते हैं थीटा, थीटा इसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। थीटा क्या होता है? और आप लोग बहुत ज़्यादा सहमे थे कि भाई थीटा क्या वर्ड है, तो आप बोलोगे थीटा जो है ना सर, ये कोण होता है। क्या होता है? कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल लेते हैं, एक ग्रीक सिंबल लेते हैं। मान के चलो ये भाई एक ग्रीक सिंबल है, जिसमें से हम लोग है ना कोण को दर्शाने के लिए लेते हैं। किसको? कोण को दर्शाने के लिए एक सिंबल लेते हैं। और जिस सिंबल का नाम क्या है? जल्दी बोलो, सिंबल का नाम क्या है भैया? थीटा है। थीटा यानी कोण, थीटा यानी कोण। और कोण क्या होता है भैया? कोण कहते हैं दो रेखाओं के बीच के जो संबंध होता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा यहाँ थी, एक रेखा यहाँ थी, तो इसके बीच का जो ये वाला संबंध था इसको हम लोग 90 डिग्री का कोण कहे। अब सर बताओ इस त्रिभुज में और कितने कोण बन सकते हैं? तो पहली बात बोलोगे भाई आप तो यहाँ पे देखो कि अपने पास ये जो BC रेखा है और ये जो AC रेखा है, इसके बीच में भी तो ये वाला संबंध बन रहा है। इस संबंध को क्या हम लोग थीटा नहीं कह सकते? क्या कोण नहीं कह सकते? तो हम कहेंगे बिल्कुल भैया आप कह सकते हो। हम क्या बोलेंगे? आप कह सकते हो। यानी थीटा क्या होता है? थीटा रिप्रेजेंट करने के लिए होता है किसको? सर कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। यानी एक सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करने का? कोण का, है ना, कोण को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। तो आप थीटा का मतलब समझ गए। थीटा से कोई परेशानी होगी क्या आपसे? सर नहीं। अब देखो कहते हैं इसमें दो भुजाएं और होंगी। कहते हैं थीटा के सम्मुख भुजा को, हाँ ध्यान रखिएगा, कहते हैं थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा, थीटा कौन सा हुआ अपने पास सर? ये क्या हुआ? कोण। अब सर कोण जो है आपके पास यहाँ 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन उन सबको ना लिख के हम लोग क्या लिखे हैं? थीटा, जिससे समझने में आपको आसानी होगी और जिससे हम लोग सवाल को सॉल्व करने में बिल्कुल एकदम ईजी वे से आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो थीटा के हमेशा सम्मुख जो भुजा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है? तो बोलोगे भैया थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग है ना क्या कहते हैं भैया? लंब कहते हैं, है ना, लंब कहते हैं भैया। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है। तो याद रखो, फटाफट से याद रखो कि थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि बाबू लंब क्या होता है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए भाई थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे? थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। लंब किसे कहते हैं भैया? जो भी अपने पास थीटा होता है, थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो जल्दी जल्दी बोलिए कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब होता है। जल्दी फटाफट से यहां देख लीजिए, है ना। अब इसको हम लोग लिख देते हैं। थीटा लिख लिए क्या? थीटा क्या होता है भैया? एक कोण होता है। किसको दर्शाने के लिए सर? है ना, एंगल को दर्शाने के लिए जो सिंबल का उपयोग करते हैं हम लोग, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? लंब की बात कर रहे हैं। तो लंब क्या होता है ना, लंब क्या होता है? चलो इसको लिखते हैं कि भाई लंब क्या होता है। लिखिए लंब,
चलो फटाफट से लिखो लंब के बारे में, फटाफट से लिखिए लंब थीटा यानी कोण के, है ना, थीटा यानी कोण के सम्मुख भुजा को, कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? लंब कहा जाता है। तो ये बात है आपको, है ना, बिल्कुल एकदम प्योर श्योरिटी से याद करनी है कि भाई लंब क्या होता है, यानी कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, है ना, यानी लंब कहा जाता है। तो अपने पास इस त्रिभुज के अनुसार से थीटा अपने पास ये था, तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या हुआ? लंब हुआ। तो अब थीटा के सम्मुख ये लंब क्या था अपने पास? ये वाली भुजा यानी ए बी है सर। कौन सी भुजा? ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या है? लंब है सर। और एक तो चीज बचा है, उस चीज का नाम क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। तो बोलोगे भैया हमने, है ना, कोई भी चीज अगर खड़ा होता है, अगर उसके पास बेस ना हो, उसके पास अगर आधार ना हो, क्या कोई खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जैसे आप, जहां आप तशरीफ का मतलब, है ना, अब नहीं बोल सकता हूं, तशरीफ यानी जहां जिस, है ना, जिस आपके शरीर का वह भाग जिससे आप बैठे हो, तशरीफ उसी को कहते हैं। ठीक है, तो आप जो तशरीफ लिए हो, यानी आप जो तशरीफ यानी बैठे हो, तो आपका एक आधार बना है भैया, है ना। जैसे मान लो कि मैं अगर आपका एक फोटो बनाने की कोशिश करूं, तो ये अपने पास, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और आप कैसे बैठते हो? ले, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, आप कहीं ना कहीं चेयर पे बैठ के होगे, है ना, और ऐसे आप ऐसे पैर हिला रहे होगे, और आपकी ये हाथें होंगी, है ना, और ये हाथें यहाँ से निकली होंगी, और आप जो ये चेयर पे बैठे हो, इस चेयर पे जो बैठे हो आप, जो है ना इस तरीके से बैठे हो, तो आप भाई जिस तरीके से तशरीफ लिए हो, तो ये आपका बेसमेंट हुआ जिस पे आप खड़े हो, है कि नहीं। या फिर मान लो कि कोई भी चीज होता है, जैसे मान लो कि यही है, ये मार्कर, एक मिनट यार, हाँ देख लो, ये मार्कर, इस मार्कर को ऐसे खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर इसके साथ बेस आ जाए, क्या खड़ा कर सकते हैं सर? बिल्कुल खड़ा कर सकते हैं। तो बेस होना बहुत जरूरी होता है, तो इसी चीज का नाम होता है बेस, है ना। क्या कहते हैं? थीटा के साथ लगे भुजा को, यानी थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं, यानी बेस कहा जाता है। तो बोलोगे आधार क्या होता है? तो भैया थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए इस चीज को, और यहां पे से आप लिखिएगा, है ना, क्या? आधार, आधार लिखिएगा, और आप इसको इस तरीके से लिखिए, कहते हैं थीटा के संलग्न भुजा को, यानी थीटा के सटे भुजा को है ना आधार कहते हैं। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। भुजा को आधार कहा जाता है जी, बिल्कुल आधार कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल जी। थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहा जाता है भैया? थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। और आधार का मतलब आप अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई इसी के अनुसार से, ये एक बेसिक है। अगर आपने ऐसी मीडियम से पढ़ा होगा, अब खैर अब बिहार बोर्ड से हो आप अभी, लेकिन अगर आपने कभी पास्ट में अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, और आपने क्लास कहीं 8 में पढ़ा होगा कि भाई बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सारी चीजें पढ़ाया गया होगा, और आपको 9th क्लास में पढ़ाया भी होगा ये सारा चीजें। क्या हम उन बच्चों को, है ना, बताना चाह रहे हैं जो बच्चे अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं भैया, उसको लगता है क्या कि मैथ जो है ना, नया चैप्टर हुआ तो वहीं से सारी चीजें उसकी शुरू होगी। नहीं, आपकी ये सारी चीजें, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, कि आपकी लड़ी लगी होती है एकदम, बिल्कुल एक फोड़ो अगले अगले अगले। अगर आपकी कोई सीरीज छूट गई ना, तो आप आगे कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए छोटी चीजें जो क्लास 9th का है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आगे आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज जो है ना, बड़ा, है ना, आगे चल करके बड़ा दुख देता है, और यही दुख मैं आपका नहीं देखना चाहता हूं। इसलिए ये चीजें आपको मैं पहले से क्लियर करा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चा को जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूं ऐप पर, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये चीजें ऐसे कैसे हुई। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि भाई स्किप करके आगे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बेसिक जड़ को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना भैया। आप भगा के पढ़ लोगे, क्या कर लोगे?
क्या ज़्यादा अंक आ जाएंगे? नहीं, ज़्यादा अंक तब आएगा जब आप बातों को समझ के पढ़ोगे, चीज़ों को एकदम रिलेट करके समझोगे, है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और आते हैं अपने चैप्टर पे जी। बिल्कुल, अब यहाँ पे से हमने 3 चीज़ें को समझा सर। क्या समझा? लंब, कर्ण और आधार। ये चीज़ें समझा ना। फटाफट से आप एकदम फटाफट से एक आंसर दो। फटाफट से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फटाफट आप उसका आंसर कीजिएगा। तो है ना, आप एक बार फटाफट से पहले एक बार रिवीजन करके बोलो कि भाई कर्ण किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कर्ण। सर कर्ण अभी तो आपने बताया, कहते हैं थीटा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? सर कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और आपसे पूछा जाए भाई लंब किसे कहते हैं, तो लंब के बारे में आप बताओगे, कहते हैं कोण यानी थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं जी। बिल्कुल, ये चीजें आप पूछोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। और पूछोगे आधार किसे कहते हैं, तो आधार के बारे में लिखोगे कि सर 90 डिग्री यानी के साथ और कोण के साथ लगी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब एक बार फटाफट से आप इस चीजों का आंसर दे दो और फिर मैं आपसे आगे टॉपिक पे लेके आऊंगा, है ना। और उस टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ठीक है, चलो जी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से फटाफट से आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। बिल्कुल सर, बना लिया। एकदम रिकैप करते हैं जी। बिल्कुल, है ना सर, हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इनमें से आप बताओ कि कौन सी भुजा अपने पास लंब है, कौन सी आधार है और कौन सा जो है अपने पास कर्ण है। तो आप जस्ट बोलोगे भैया, अभी जस्ट आपने कहा, तुरंत बताया कि भाई कोण भी जो है ना अपना यहाँ कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। कितने दिख रहा है सर? 90 डिग्री दिख रहा है। और इसी के साथ याद आता है सर, कहते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो AC यहां पे क्या हो गया सर? कर्ण हो गया। AC यहां पे क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब बोलोगे सर अभी आपने जस्ट एक बात और बताई थी कि भैया कोई भी कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थीटा लगाते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा जो होता है वह एक लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और फिर थीटा के साथ लगी भुजा जो है वो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या आपने लंब, आधार और कर्ण समझा? अब सर आपके मन में एक डाउट आया होगा। डाउट हो सकता है बहुत बच्चों के मन में नहीं भी आया होगा, मैं आपको वो चीज क्लियर कराता हूं। ये जो है ना आधार, लंब, ये दोनों बदल सकते हैं। सर ये क्या बात हुआ? कैसे बदल सकता है? कैसे मतलब आप बोलोगे भाई कैसे? चलो आओ समझते हैं इस चीज को। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया अपना सर। चलो अब इस चीज को समझते हैं कि आधार और है ना लंब जो है वो कैसे बदल सकता है। ठीक है ना, मतलब इंटरचेंज हो सकता है भैया। एक ये उसमें चले जाएगा और ये इसमें चले जाएगा। तो इन चीजों को फटाफट से एक टॉपिक बना के लिखिएगा, आधार एवं लंब का बदलना। अब आधार और लंब क्या होता है, इस चीज का इंटरचेंज क्या होता है, इस चीज को लिखो पहले आप, है ना। आधार एवं लंब और कर्ण, इन चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं सर। ये क्या बात हुआ? आधार, लंब और कर्ण। अब ये चीजें आपको यहां एकदम बिल्कुल 100% फोकस करके भाई है ना इस चीजों को समझना है। अगर ये चीज समझ लिया ना तो आगे आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो सबसे पहली चीज है ना, आधार क्या होता है। सबसे पहले तो आप कहोगे कि भाई आधार, लंब, कर्ण के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है। और कौन सा त्रिभुज बनाना है? तो आप कहोगे सर हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा समकोण त्रिभुज होता है? इस तरीके का समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में सर नाम होता है ना। नाम कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि भाई इनके कुछ कुछ नाम होते हैं। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो ये इसको कहते हैं हम लोग A, इसको कहा जाता है B और इसको कहा जाता है क्या? C। तो ये ABC क्या हो गया कि सर एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज के जो है ना कुछ नाम है। सबसे पहली बात तो कि AB, BC और ये क्या? AC। तो इनके कुछ नाम है। तो आप बोलोगे भैया अभी जस्ट आपने तो बताया कि कह रहे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं,
है ना, 90 डिग्री के है ना सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कर्ण कहते हैं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब तक। अब आ जाओ कि हम लोग बोले कि भाई हमारे पास जो थीटा है ना, थीटा सी है, यानी कोण सी से है, यानी यहां पे से ये अपने पास थीटा है। तो आप बोलोगे सर अभी जस्ट आपने बताया थीटा के सम्मुख क्या, लंब होता है। थीटा के सम्मुख क्या होता है भैया, लंब होता है। थीटा के सम्मुख लंब होता है। और ये जो भुजा बची थीटा के जो संलग्न बचा है ना, बचा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। सर ये चीजें तो आप क्यों बता रहे हो, अभी जस्ट बताया था। कह रहे ले भाई अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है इस पे, इस कोण पे, है ना। कहते हैं कोण के आधार पर लंब और आधार बदल सकते हैं, है ना। क्या चीज सर, कोण अगर यहां से पूछा जाए, अभी अपने पास कहां से पूछा जा रहा है, सी से, ठीक, तो अपने पास लंब ये हुआ। अगर यहां से पूछा जाए तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। यानी अगर अपने पास कोण अभी यहां सी पूछा जा रहा था, अगर ए पूछे तो उसके लिए अपने पास लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप कि एक त्रिभुज बना लो भाई, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा आपको एकदम पेशेंस चाहिए होता है। इत्मीनान से करोगे तो क्वेश्चन एकदम ऐसे उड़ेंगे ना भाई, जैसे आप हवा लाडू खा रहे हो। खाए हो कभी? हाँ चलो जी, खैर आ जाओ इधर। तो भाई है ना, त्रिकोणमिति, सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के लिए एक त्रिभुज बनाते हो जी। त्रिभुज बनाना बड़ा आसान हो गया सर अब हमारे लिए, है ना। तो आप बोलोगे भाई ले नाम तो लिख तू, ए बी और क्या लिख दिया, सी लिख दिया। कह रहे भाई इसको 90 डिग्री लिख, और ये 90 डिग्री के सम्मुख क्या होता है। तो आप बोलोगे भाई आपने 4 5 6 7 बार बता दिया। कह रहे सर अनंतों बार बताओ, तो ये होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप सीधी सीधी बात याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा के लिए कर्ण इंसान जो है वो फिक्स होता है। और कर्ण से आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं, कि आपने महाभारत देखी है। अगर आपने महाभारत देखा होगा, है ना, तो आपने वहां पे देखा होगा एक कैरेक्टर था कर्ण। कर्ण एक ऐसे व्यक्ति था ना भाई महाभारत में, कि वो कभी नहीं बदला। भले ही वो साथ दिया बुराई का, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञा से, अपने वचन से कभी मुंह नहीं मोड़ा, है ना। तो एक ऐसे व्यक्ति थे ना भाई। अगर इसकी स्टोरी तुम सुनना चाहो, या इसकी स्टोरी में एक बहुत बढ़िया बात हमने गौर किया है कि भाई एक ऐसा इंसान था कि भाई कभी किसी से ना मतलब पीछे ना हटा, और हमेशा इनको तो मतलब दुख झेलनी ही पड़ी। क्योंकि सबसे पहली बात तो इसको जब माता इसको जन्म दिया, है ना, यानी जब इसका धरती पे आया, तो सबसे पहले तो इसकी माँ इसको त्याग दी। और उसके बाद फिर ये शिक्षा लेने गया ना गुरुओं से। तो गुरु द्रोण के पास सबसे ये शिक्षा लेने पहुंचा। तो गुरु द्रोण ने ये कह करके हटा दिया कि हम औरों को शिक्षा नहीं देते हैं, मतलब कि ऐसे कोई भी हम केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। तो गुरु द्रोण के पास वो गया, तो वहाँ पे उसको शिक्षा ना मिला। और फिर ये बाद में पहुंचा परशुराम जी के पास। तो परशुराम जी एक देव थे और एक ब्राह्मण उस समय थे। तो ब्राह्मण परशुराम जी के पास पहुंचा, परशुराम जी से कहा कि भाई मुझे शिक्षा लेनी है। तो फिर उन्हें शिक्षा दिया। अब शिक्षा देने के बाद भी उसे एक श्राप दे दिया कि भाई जब तुम लड़ाई करोगे ना, उस समय मेरा ये जो विद्या है वो काम नहीं आएगा। खैर वो बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूँ। कर्ण से आप याद रखोगे कि कर्ण हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और अगर मौका मिलेगा तो और भी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, बाद में। वो स्टोरी क्लास नहीं चल रही है ना, हिंदी की क्लास में सुनाऊंगा इसको। आ जाओ, कर्ण क्या होता है भैया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग भाई कर्ण कहते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ, कर्ण के बारे में मतलब समझ में आ गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब सर यहाँ पे खेला होगा। खेला क्या होगा, थीटा आपके पास ये देगा। तो बोलोगे भाई थीटा ये मतलब, तो डेफिनेशन याद करो जरा। सर डेफिनेशन तो ये कहता है 90 कहते हैं थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं। तो डेफिनेशन के आधार पर ये क्या हो गया सर, ये हो जाएगा अपना लंब। ये क्या हो जाएगा अपना लंब। और उसके बाद थीटा के साथ लगी भुजा को क्या कहते हैं, आधार। तो आप फटाफट से बताओ क्या हम लोगों ने,
है ना, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा था, समझ में आया वो चीज़? क्या वो बात आपको समझ में आया? है ना, है ना। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा भैया। आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है, ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, है ना, बहुत छोटी सी चीज़ें भैया, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। तो आधार, लंब और कर्ण किसके इस पे देखा जाता है? थीटा के इस पे। और भाई बदलता कौन नहीं है? कर्ण नहीं बदलता, कर्ण हमेशा फिक्स इंसान है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और फिर हमने बात करा आधार के बारे में। आधार क्या होता है भैया? थीटा के साथ लगी भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। और लंब क्या होता है भैया? कहते हैं 90 थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। कह रहे कि भैया और एक बार ना आप समझा दूं तो एकदम मजा आ जाए। कह रहे ले भाई, और एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया और इसका नाम रख देते हैं PQR। इसका नाम हमने रख दिया PQ और R। तो सबसे पहली बात बोलोगे कि इनमें कौन सा जो त्रिभुज है वो 90 डिग्री का है, तो आप बोलोगे सर ये जो कोण है ये वाला, ये है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण है भैया? 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे भाई कर्ण कहलाता है। कर्ण एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बदलेगा ही नहीं भैया। कर्ण क्या होता है? नहीं बदलता है। अब अगर हमारे पास थीटा ये हो, थीटा अगर P से पूछा जाए तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा। भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ तुमसे भाई, किधर देख रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं हम, हाँ लंब, ठीक है। लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाला। और फिर आधार क्या होता है? थीटा के संलग्न। थीटा के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आधार कहते हैं। और ये बात है ना, उम्मीद है, उम्मीद क्या, आपको तो अब 100% समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। चले जी, बाकी अब ये बात बताइए कि एक बहुत बढ़िया सी ये चीज़ें समझ में आ गई है ना, और आप इसको साथ साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ ना कि आप एकदम सीरियस वे में से नोट बनाते चलोगे तो बाद में आपको ना टाइम दोबारा नहीं देना पड़ेगा इस स्लाइड के लिए। वैसे ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको इसी है ना जो चैनल है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप नोट्स खुद बनाते हो या फिर प्रिंट आउट निकालवाते हो, ठीक है। खैर हम लोग ने अभी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमिति कुछ इस तरीके का है ना, त्रिभुज में से लंब, आधार और कर्ण के बारे में। अब सर लंब, कर्ण, आधार पे होता है संबंध। अब ये क्या संबंध होता है और आप बताओ सर, मजा आएगा एकदम, है ना। तो आप इसको लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय, फटाफट से, है ना। चलिए जी, फटाफट से एक बार आप जवाब दो कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने जाना है क्या? क्या आपने पाइथागोरस के बारे में पहले कभी पढ़ा है? तो बोलोगे भाई क्लास 9th में तो यही चीज पढ़ा था हमने, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर? ऐसा प्रमेय जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग करने पर दो जो भुजाएं बची होती है उनके वर्ग के योगों के बराबर होता है। कहते सर इसे आप बताओ तो, केवल हमें विजुअलाइजेशन से थोड़ी हो जाएगा, ले ठीक है कोई ना, आप देख लो इधर। सबसे पहली बात तो हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालोगे? पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग डालो। हाँ भाई मैं आपसे ही कह रहा हूँ ना, हेडिंग डालो। डालो क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, फटाफट से ये हेडिंग डालो, पाइथागोरस प्रमेय। एकदम फटाफट से हेडिंग डालिए, पाइथागोरस प्रमेय। डालो, डाल लिया? चलो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है चलो देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का कुछ हम लोग पहले हिंदी लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में फटाफट इसका डेफिनेशन लिखिए। समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग जोड़ यानी प्लस, आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग बराबर होता है
लंब का वर्ग होता है, लंब का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग लंब का वर्ग, है ना, जोड़ बराबर होता है किसके वर्ग के, है ना, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। सर ये हमने तो बहुत ही बेसिक चीजों को लिख दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सिंपल सी बात होता है कि भाई लंब का स्क्वायर, फटाफट एकदम बिल्कुल आप बेसिक से भाई पढ़ रहे हो तो आप एक बार फटाफट से लिख दो कि भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो आप पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखोगे, तो सर प्रमेय लिखोगे लंब का स्क्वायर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये चीजें आपको फटाफट से लिख लेनी है। तो आप कई जगह आपको इस तरीके से भी दिख जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, कई जगह आपको इस तरीके से भी दिखने को मिलेगा। कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है, जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है, कोई बात बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। अब सर मेन चीजें यहां पे क्या है कि हमें ये चीजें डायरेक्टली नहीं पूछेंगी, ये चीजें इनडायरेक्टली यूज होगा अपना, है ना, कहते हैं कि अपने साइड्स को निकालने के लिए, अपने साइड्स मतलब भुजाओं को निकालने के लिए। देखो कर्ण अगर हमें निकालना होगा तो कर्ण निकालने के लिए किसका उपयोग होता है, सबसे पहली बात तो कर्ण के लिए फॉर्मूला बन जाता है, ये जो स्क्वायर देख रहे हो ना आप इधर इसमें कर दो अंडर रूट, तो जब आप इधर अंडर रूट करोगे तो ये बन जाएगा लंब का स्क्वायर, है ना, इधर बन जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अगर मान लो कई बार आपसे, है ना, आपसे पूछा जाए यानी आपसे कहा जाए कि भाई आप बताओ कि कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण के लिए आप सीधे सीधे लिखोगे अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। क्या बोलोगे, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ, अब आ जाओ कर्ण के बारे में ये आपने जान ली तो ये अपने पास महा एकदम फॉर्मूला बन जाता है, कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, कर्ण इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए भैया, हिंदी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए चाहिए। अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ये चीजें याद हो गया। अब सर कई बार आपसे आधार पूछा जाएगा, कैसे निकालोगे, कह रहे सर इसको भी निकालना बहुत ही आसान है, बस हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर मान के चलो अगर आपसे आधार पूछा जाता है, क्या इस लंब को उधर भेज सकते हैं, सर बिल्कुल भेज सकते हो, तो यानी आधार बराबर लिख सकते हो, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस की लंब का स्क्वायर, और ये दो कहां दे आओगे अंडर रूट में, तो लिखो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है भैया, आधार का मान लो आधार अगर निकालना होगा तो इसके लिए आप लिखोगे अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस किसका, लंब का स्क्वायर, किसके लिए, आधार के लिए। आधार के लिए क्या निकालोगे सर, आधार इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए और आप इसको घेरा बंद कर लो और अपने पास ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया आधार निकालने के लिए। सर हमने अब तक कर्ण निकाल लिया, आधार निकाल लिया, अब तीसरी बार कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप ना लंब निकालो। लंब के लिए क्या करना है, बस कर्ण में से आधार के स्क्वायर के माइनस कर देना है। तो आप लिखिएगा लंब बराबर, है ना, आप लिखिएगा लंब बराबर, है ना, लंब बराबर अंडर रूट में
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार के स्क्वायर। ठीक है जी, बस आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक है, अगर ये चीजें आपने लिख लिया तो बस बाकी बात खत्म, है ना। और ये तीनों चीज अगर आपको निकालने आ गया ना, हम कहते हैं चुटकी में ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो वाले सवाल एकदम फटाफट से उड़ा दोगे भैया। जो करके देखे क्या, चलो आ जाओ कर देते हैं। सबसे पहली चीज है भैया, एकदम पहला सवाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। सर इसका यूज कहां करेंगे, ये इनका यूज 1 2 3 ये 3 फॉर्मूला है ना आपका, इन तीनों चीजों का फॉर्मूला का हम लोग यहां पे इसका यूज देखने वाले भैया, यूज देखने वाले हैं। प्रयोग कैसे होगा, कहां पे लगाएंगे हम लोग, किस तरीके से लगाएंगे, है ना। क्योंकि आपके मन में बड़ा चुल होता है, सर हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, बताओ जरा इसका यूज। कह रहे भाई इतना ज्यादा यूज है ना, आप है ना लगाते लगाते थक जाओगे, लेकिन ये नहीं थकने वाला है। तो सबसे पहली बात हमने समझ में आया कि भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। ले और कौन से त्रिभुज में, तो बोलोगे भाई समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहली बात, अपने पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसकी जो भुजाएं दे रखी है अपने पास, है ना, जिसकी भुजाएं की लंबाई दे रखी है अपने पास, है ना, ये A, B और C है, जिसमें से हमारे पास ये हमने पास 3, ये है अपने पास 4। तो आपको ये वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AC की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है, हमें क्या पता है भैया, अपने पास हमें पता है AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC कितना है, BC अपने पास सर 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपको AC फाइंड आउट करना है। सर AC फाइंड आउट करने के लिए यानी कौन सा चीज निकालना पड़ेगा, सर 90 डिग्री के सामने ये होता है कर्ण, यानी कर्ण निकालने बोला गया है हमसे। तो कर्ण निकालने के लिए बोला गया है, और कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, सर कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहां से अपने पास कर्ण निकल के आ जाएगा। तो कर्ण बराबर लिखिएगा अंडर रूट में लंब का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, अपने पास 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस के आधार कितना है सर 4, तो यानी ये 4 का स्क्वायर कर दोगे, तो कर्ण का वैल्यू निकल के कितना आ गया, जल्दी बोलो सर। कर्ण का तब वैल्यू आ गया, कर्ण इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो कर्ण इज इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट में 9 और 16 जोड़ देंगे सर, 9 और 16 को जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 25। कितना आएगा 25, बहुत बढ़िया। तो अंडर रूट में 25 आया, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बोलो सर। कर्ण का वैल्यू आ गया 5, कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यानी ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया सर, कर्ण इज इक्वल्स टू अंडर रूट में लंब के जगह हमने क्या लिखा सर, लंब के जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, लंब स्क्वायर, आधार के जगह हमने 4 का स्क्वायर लिखा, और यहां से अपने पास क्या फाइंड आउट हुआ, कर्ण फाइंड आउट हुआ। और इसी तरीके से आप आधार फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। उसके बाद इसी तरीके से आप आधार फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर इसका है ना लंब भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आप फटाफट से आप इसको सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ये वाला, अपने पास एक त्रिभुज है A, B और C, अपने पास ये B समकोण है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको ये बताना है, तो जल्दी बताओ क्या होगा। BC बताना है, तो सर BC क्या हो गया, आधार, और आधार के लिए क्या फॉर्मूला है, तो बोलोगे सर आधार इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट में, है ना, लंब का अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दोगे, तो भाई कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना है, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो सर। आधार इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में कर्ण का वैल्यू कितना सर, कर्ण का वैल्यू है कितना, अपने पास 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू कितना है 3 है, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू आधार इज इक्वल्स टू कितना आ गया, जल्दी बोलो सर। आधार इज इक्वल्स टू आ गया 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 9, 25 माइनस 9 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 16, जिसका वैल्यू कितना आ गया 4, और ये अपने पास फाइंड आउट आ जाएगा सर 4। क्या आपने फॉर्मूला का उपयोग करना सीखा, क्या आपने फॉर्मूला का उपयोग करना सीखा,
और आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिए और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन का लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में जो है ना पीडीएफ लिंक होगा, वहां से जाइएगा तो आपको आज का डीपीपी मिल जाएगा, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यानी आप जो भी पढ़िएगा क्लास में वीडियो के थ्रू और वो चीज़ें आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगी और आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको नोट्स के रूप में से इन सभी डेफिनेशन बिल्कुल एकदम है ना टाइपोग्राफी में बिल्कुल टाइप किया हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ में। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।